नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय राजस्थान अध्ययन क्लासिक सीरीज में कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन में पढ़ रहे 7 अध्याय कंप्लीट हो गए। 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आकातिज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी और ये प्रचलित पहले थी। बाल विवाह पहले होते थे, अब बहुत कम होने लगे बाल विवाह। जाति प्रथा भी पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान धीरे धीरे खत्म होने लगी है जाति प्रथा। सती प्रथा भी होती थी, लेकिन अब समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। कन्यावध भी होता था काफ़ी पहले। दास प्रथा थी और सारी प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के थे जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित थे, जिनका कार्य भी उन पर आधारित था। सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित हो गया, यानी जन्म पर आधारित हो गई। धीरे धीरे इसमें नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक कई विकृति को जन्म देती है। ध्यान रखिए आप कि सकारात्मक जो व्यवस्था होती है मस्तिष्क को खुलापन देती है और यानी अच्छा सोचने की, अच्छा विचार, अच्छा कार्य करने की, और नकारात्मक कई विकृतियों को जन्म देती है। नकारात्मक बुरे विचार देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्या को जन्म दिया। तो कौन से विकृत रूप थे? बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावत, दास प्रथा जैसी कुरीतियाँ यानी बुरी बुरी रीतियाँ थी, ये सारी समाज के अंदर और समाज में फैल गई थी। तत्कालीन समाज सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयास से दूर करने का प्रयास किया। तो उस समय के समाज सुधारक यानी जैसे राजा राम मोहन राय इन्होंने कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार का कार्य किया। तो इन्होंने इन प्रथाओं को दूर करने का कार्य किया। ये समाज सुधारक थे। समाज सुधार राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा, यानी अंग्रेजों का प्रभाव रहा 1818 से लगाकर, यानी सहायक संधि से लगाकर 1947 देश आज़ाद होने तक। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपने हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, यानी अंग्रेज भी इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे इन प्रथाओं में। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया गया। यानी सबसे मेन चीज़ होती थी शिक्षा। यानी शिक्षित व्यक्ति कुप्रथा को कम से कम मानता है, तो सबसे पहले लोगों को जागृत करना और शिक्षा का प्रसार करना, ये कार्य महत्वपूर्ण, इसका प्रयास किया गया। समाज सुधार के अंदर शिक्षा का प्रयास किया गया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने भी कुप्रथियों का काफ़ी को दूर करने का प्रयास किया। एक नंबर पर सती प्रथा उन्मूलन की बात करते हैं। सती प्रथा राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में राजस्थान के अंदर भी प्रचलित थी प्रथा। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ध्यान रखें कौन से मुस्लिम शासकों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर का ध्यान रखें। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम में रीट जैसे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। यानी ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों के काल में राजा राम मोहन राय ने प्रयास करके 1829 में कानून बनवाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय अंग्रेज अधिकारी था ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयास से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कौन से राज्य ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? जयपुर ने। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा का उन्मूलन हेतु कानून बने गए। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के लिए धीरे धीरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान, कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी कानून बनाए गए। कन्यावध प्रतिबंध राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सा राज्य था जिसके अंदर सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? कोटा। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथा समाज में प्रचलित थी। यानी यहाँ पे दे रखा बाल विवाह। बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह कर देना बालक बालिकाओं का, और ये दे रखा है अनमेल विवाह। अनमेल विवाह यानी कम उम्र की लड़की, कम उम्र की यानी 15 वर्ष की लड़की और 40 साल का पुरुष, इनके साथ विवाह करना, ये होता है अनमेल विवाह। ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी उस समय। तो ऐसी कुप्रथाएं काफ़ी सारी प्रचलन थी। इससे बालक
बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। तो समाज में इसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। तो ध्यान रखें आपकी राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून बनाए। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाए, यानी रोकने के कानून बनाए। दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला, यानी मुगलों ने भारत के अंदर बहुत सारे गुलाम बना कर रखे थे। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवार की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे, यानी दास उनकी सेवा करने के लिए रहते थे। किसकी? शासक, सामंत और धनिक, यानी धनी वर्ग के लोगों की सेवा करने के लिए दास रखे जाते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उनको वेतन वगैरह बहुत कम मिलता था या दिया ही नहीं जाता था, केवल खान पान के लिए भोजन दिया जाता था। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जाता था। तो चाकर प्रथा या हाली के रूप में समझा जाता है किसको? यानी दास प्रथा को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों ने 1833 में चार्टर के अधिनियम द्वारा समाप्त किया। ध्यान रखें आपकी दास प्रथा उन्मूलन यानी समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कानून कब बनाया? 1833 में एक चार्टर बनाया है, जिसके अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। उसके बाद डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्ति या अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। तो ध्यान रखिए आप कि डायन प्रथा का प्रचलन कौन से राज्यों में अधिक था? मेवाड़ और कोटा में। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूता ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने तो कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया। कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो 1853 में डाकन प्रथा पर पहली बार कानून बनाए गए। अब बात करते हैं शैक्षणिक सुधार की। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब, मदरसे, मठ आदि होते थे, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व शिक्षा को देसी शिक्षा यानी इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया। अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा देसी शिक्षा थी, उसके बाद उसको अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा नाम दिया गया या आधुनिक शिक्षा नाम दिया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। ध्यान रखें आपकी आधुनिक शिक्षा का स्कूल सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? अजमेर के अंदर। कब? 1819 में अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाय, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया। तो इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसका लोगों ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राज की भाषा बना दी गई। तो ध्यान रखिए आप, अंग्रेजों ने राज की भाषा किसको बना दिया? अंग्रेजी को। कब? 1835 में। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्था प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ से प्रश्न बनता है आपके कि 19वीं सदी तक कौन सी रियासत को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान शिक्षण संस्था प्रारंभ हो गई थी? जैसलमेर को छोड़कर। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इन स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया गया। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना था। ये भी ध्यान रखिए कि सबसे पहले हाई स्कूल कौन सा बना था, कहाँ का बना था? अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना था। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। जहाँ पे राजा महाराजा का शासन था, वहाँ पे भी हाई स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखें आपके राजपूत राजा महाराजा होते थे, उनके राजकुमार पुत्रों के लिए और सामंतों के पुत्रों के लिए, और अंग्रेजी शिक्षा यानी अंग्रेजों के पुत्रों के लिए अलग से विद्यालय खोले गए। 1872 में वायसराय था लॉर्ड मेयो, उस लॉर्ड मेयो के नाम से अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई और 1875-76 से प्रारंभ हो गया है। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई? 21 अगस्त 1937 में। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखें आप, पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 21 अगस्त 1937 में। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था
कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप कि सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखिए आपके प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब और कहाँ खोला गया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए और परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रमुख जननायक, राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। तो इनमें विशेष प्रयासों में बात करते हैं भोगीलाल पंड्या की। भोगीलाल पंड्या को राजस्थान में आदिवासियों को मसीहा, वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आपकी, आदिवासी को मसीहा किसको कहते हैं, भोगीलाल पंड्या को। वागड़ के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, भोगीलाल पंड्या को। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ध्यान रखिए आपके वागड़ सेवा मंदिर के नाम से जो सेवा संस्थान पाठशाला प्रसिद्ध हुई, उसकी स्थापना किसने की थी, भोगीलाल पंड्या ने। नानाभाई खांट यानी भील सेंगाभाई कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजाति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशाला खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। यानी पाठशाला जो खोली थी यहाँ पे उन पाठशाला नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए अंग्रेजों ने कहा, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया तो उनकी हत्या कर दी गई। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाभाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। नानाभाई के शहीद होने के बाद भी उनके दूसरे अध्यापक सेंगाभाई विद्यालय चलाते रहे, तो उनको अंग्रेजों की फौज ने पीटा क्रूरता से और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंदी सेंगाभाई की रस्सी को दांतली से काट दिया। यानी एक वीरता का परिचय दिया छोटी सी बालिका नन्ही कालीबाई ने, उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में बालिका शहीद हो गई। अल्पायु में बहुत कम उम्र में कालीबाई शहीद हो गई। नानाभाई खांट, सेंगाभाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नानाभाई खांट, सेंगाभाई और कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करणी सिंह, बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल तक लोकसभा सदस्य रहे। ध्यान रखिए आपके बीकानेर के कौन से शासक थे जो 1952 से लेकर 1977 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे, करणी सिंह। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। शैक्षिक यानी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता की गतिविधियां भी आयोजित करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया और साथ में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। किसने, बीकानेर के शासक करणी सिंह ने। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। ध्यान रखें आप, हीरालाल शास्त्री इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म से संबंधित एग्जाम पूछा जाता है। 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में। प्रारंभ से समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। तो इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा छोड़ दी, यानी नौकरी छोड़ दी, और सन 1929 में इन्हें दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। तो वनस्थली जो जयपुर के अंदर ही आता है लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र था उस समय, तो इसको कार्यक्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। ध्यान रखें आपकी, वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। तो यहाँ पे ग्रामीणों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। तो हीरालाल शास्त्री 1948 में जयपुर के और 30 मार्च 1949 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। रतन शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की अपने पति हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड से प्रमुख। तो आप ध्यान रखिए कि पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड किसको मिले, रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। किशोरी देवी, किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का बांस झुंझुनू जिले में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आपकी किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था, दुलारो का बांस यानी झुंझुनू जिले में। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया।
इनके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया और महिलाओं द्वारा समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिला के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। महिला के उत्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? किशोरी देवी। ध्यान रखिए आप। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे। मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। ध्यान रखिए आप, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो ध्यान रखिए आप कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जल, जंगल और जमीन का आंदोलन किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। यह आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। उन्मूलन मतलब समाप्त करना, प्रबुद्ध मतलब बुद्धिजीवी, ज्ञानवान। आज़ादी पूर्व राजस्थान में कुप्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट है। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में। मिलान करना है तो दास प्रथा क्या है? कुरीति है। अमृता देवी खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है। मेयो कॉलेज अजमेर से संबंधित है। विद्या भवन उदयपुर से संबंधित है। कैसी लगी क्लास? राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। अपने दोस्तों के साथ जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक बार फिर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में बनने वाले प्रश्न राजस्थान अध्ययन की किताबों से ही बनेंगे, तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से अच्छा एक बार राजस्थान अध्ययन को जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।